चलिए दोस्तों, आज हम महाभियोग पे चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति पे कैसे महाभियोग लगाया जाता है, इस पे चर्चा करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद महाभियोग से संबंधित जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे और महाभियोग से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगिता में वो सारे इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, महाभियोग का जो वर्णन है अनुच्छेद 61 में, है ना, अनुच्छेद 61 में दिया गया है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में दिया गया है। ठीक है ना। इंडियन पॉलिटी का जो प्ले लिस्ट है उसमें भी जाके आप दे सकते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसकी चर्चा हमने किया है। तो चलिए हम महाभियोग पे चर्चा करते हैं। तो आप लोग समझ गए कि जो अनुच्छेद 61 है यह महाभियोग से संबंधित है। और महाभियोग क्यों लगाया जाता है? महाभियोग इसलिए लगाया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान में वर्णित जो भी दिशा निर्देश है उसके अनुसार अगर उसका संविधान का पालन नहीं करता है तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि महाभियोग कौन लगाता है? तो महाभियोग जो है किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। जो केंद्र की जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें से किसी भी सदन में उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग कब मतलब ऐसे नहीं कि जब मन किया तब महाभियोग लगा दिया। महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है, वो भी 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। और देखिए, और नोटिस जो है कोई इंडिविजुअल नहीं दे सकता। इसके लिए कम से कम जिस सदन में भी महाभियोग लगाया जाता है उसमें जितने भी सदस्य हैं उसका 1/4 यानी कि 25% सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए उस नोटिस पे, तभी वो उसको नोटिस दिया जाएगा महाभियोग से संबंधित। उसके बाद में क्या होता है, जिस सदन में भी आरोप लगाया जाता है ना, महाभियोग का नोटिस दिया जाता है, उसके बाद में उस सदन में अगर वो आरोप पास हो जाता है 2/3 बहुमत से, उस सदन में जितने भी सदस्य हैं अगर 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो उसके बाद में क्या होगा कि वो दूसरे सदन को भेज दिया जाता है। मान लीजिए कि राज्यसभा में महाभियोग लगाया गया है ना, राज्यसभा में, ठीक है ना। तो उसके बाद में जब राज्यसभा में ये पास हो जाएगा 2/3 से, तो वो चला जाएगा लोकसभा में, है ना। उसी तरह अगर लोकसभा में लगाया जाता है महाभियोग, तो जब वहाँ पास हो जाएगा तो वो चला जाएगा राज्यसभा में। वाइस वर्सा होता है, मतलब अगर राज्यसभा में होता है तो लोकसभा में चला जाएगा, अगर लोकसभा में होता है तो राज्यसभा में चला जाएगा। ठीक है ना। तो जब एक सदन में महाभियोग लगता है और पास हो जाता है और उसके बाद में जब वो ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे सदन में, तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो सदन है, दूसरा सदन, उस पर लगे आरोप, जो राष्ट्रपति पे आरोप लगता है उस पर उसकी जांच करता है ना। दूसरा सदन क्या करता है, उसकी जांच करता है। और इस जांच के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का, है ना, अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन उसके बाद भी अगर दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से अगर यह महाभियोग पारित हो जाता है तो उसी तारीख से राष्ट्रपति को अपने पद से हट जाना होता है। ठीक है ना, उसी तारीख से राष्ट्रपति को अपने पद से हट जाना होता है, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद में एक और बात ध्यान रखिए, जो ये महाभियोग की प्रक्रिया है यह अर्ध न्यायिक है ना। ये क्या है? अर्ध न्यायिक है। महाभियोग की जो प्रोसेस है यह अर्ध न्यायिक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं महाभियोग में। और इसमें जो सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य दोनों भाग लेते हैं, है ना। आप लोगों को पता होगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त लोग होते हैं, जैसे कला, संस्कृति, विज्ञान आदि क्षेत्रों में। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो ये लोग जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जब महाभियोग लगेगा तो इसमें मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन आज के डेट में वो जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन की जो व्यवस्था है और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन की व्यवस्था है वो प्रावधान अभी ख़त्म हो गया। तो चलिए, जब हमने एंग्लो इंडियन की चर्चा की है तो इस पर भी थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। देखिए, एक टर्म था अनुच्छेद 334। अनुच्छेद 334 क्या है? इसके तहत क्या है, एससी और एसटी जो है, एससी और एसटी को लोकसभा में
लोकसभा में और विधानसभा में, ठीक है ना, विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लोकसभा में कहाँ पे है, केंद्र में होता है, और विधानसभा क्या है, राज्य में होता है। तो इन दोनों में एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा एंग्लो इंडियन मतलब कि आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन को भी नॉमिनेशन करने की व्यवस्था है ना। तो 334 में क्या है, लोकसभा और विधानसभा में एससी एसटी के आरक्षण की व्यवस्था है और एंग्लो इंडियन की। और ये व्यवस्था क्या है, हर 10 साल पे इसको रिवाइज किया जाता है। तो ये जो 25 जनवरी 2020 का जो समय था, ये एक्सपायर हो रहा था 25 जनवरी 2020 का, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया गया, अभी 104वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत जो एससी और एसटी है ना, जो एससी और एसटी के आरक्षण की व्यवस्था है लोकसभा और राज्य के विधानसभा में, तो उसका जो उसमें जो एससी एसटी के जो क्या बोलते हैं आरक्षण की व्यवस्था है, उसको 10 साल और बढ़ा दिया गया, यानी कि 25 जनवरी 2030 तक इसको बढ़ा करके कर दिया गया है। लेकिन जो एंग्लो इंडियन की व्यवस्था है लोकसभा में और राज्य विधानसभा में, उसको नहीं बढ़ाया गया, मतलब कि ये वाला प्रावधान खत्म हो गया। तो अब ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता है, ये वाला दिमाग से निकाल दीजिए। और राज्य विधानसभा में भी जो एंग्लो इंडियन की व्यवस्था है राज्यपाल के द्वारा, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है ना। अब केवल एससी और एसटी रह गया, ठीक है ना। तो हमने अनुच्छेद 334 पे भी चर्चा कर लिया, इसको भी ध्यान रखिएगा। और हमने अभी जो महाभियोग के बारे में अभी हमने बताया, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा कि महाभियोग कैसे लगाया जाता है। महाभियोग का जो वर्णन है ये संविधान के अनुच्छेद 61 में है, ये ध्यान रखिएगा। और महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और जिस सदन में महाभियोग लाया जाएगा, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। और ये जो नोटिस होता है, जिस सदन में भी ये आरोप लगाया जाएगा महाभियोग का, तो ये 14 दिन पहले जो नोटिस दिया जाएगा, तो ये जो नोटिस है, इस पे जो हस्ताक्षर होगा 1/4 सदस्यों का, यानी कि 25% सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। और उसके बाद में जब ये पारित हो जाएगा 2/3 बहुमत से, तो फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे सदन में। फिर दूसरे सदन में जांच पड़ताल होता है, और जांच पड़ताल के दौरान राष्ट्रपति को अपना बात रखने का हक है, वो अपना पक्ष रखता है। फिर भी अगर दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो उसी डेट से राष्ट्रपति को अपने पद से हट जाना होता है। चलिए, वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।